हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम SBI PO का एक बहुत हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में 3 ग्राफ्स हैं और ये काफ़ी कैलकुलेटिव है, तो हम देखेंगे किस तरह से हम इजी वे में कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। और आपको पहले ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस मेल से मिलते रहें और आपको पुश नोटिफिकेशन भी मोबाइल पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। ये डेटा दिया है, द चार्ट्स गिवन अबव डिस्क्राइब द कंजम्पशन ऑफ 6 प्रोडक्ट्स इन ए कंट्री। तो 6 प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब हम यूज़ कितना करते हैं। Assume that the country does not export any form of the given products। तो हमें यह मानना है कि कंट्री में से एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होता है। Whatever it produced and imported is consumed in the same year। तो जो कुछ भी यहाँ पर कंट्री में प्रोडक्शन होता है और जो कुछ भी बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, कुल मिलाकर जो है ये सारा कंज्यूम्ड हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ, नो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता है, सब कुछ टोटल कंजम्पशन है यहाँ पर। अब ये चार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला पाई चार्ट है, प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ 6 प्रोडक्ट्स इन 2009। 2009 में 6 प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है उसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है इन परसेंटेज। टोटल कंजम्पशन इन 2009 इज 1000 यूनिट्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये 1000 यूनिट्स का ब्रेकअप है। कितना, किस चीज़ का ब्रेकअप, कौन से वेरिएबल का, कंजम्पशन ब्रेकअप। ये प्रोडक्शन या इंपोर्ट ब्रेकअप नहीं है, कंजम्पशन ब्रेकअप है। अभी अगला चार्ट देखते हैं या बार ग्राफ, एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट। अब जब हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि ग्रोथ रेट परसेंटेज में ही होता है। इन परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर 2010 टू 2012। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पाई चार्ट 2009 का डेटा हमें देता है और इस 2009 के बाद हर एक प्रोडक्ट में 2010 में क्या ग्रोथ हुआ वो हम ये पहले वाले बार ग्राफ से देखते हैं। फिर उसी प्रोडक्ट का 2011 में फिर कितना ग्रोथ हुआ ये नेक्स्ट बार ग्राफ में है, और फिर 2012 में कितना ग्रोथ हुआ ये तीसरे बार ग्राफ में है। और एक चीज़ यहाँ पर जो ट्रिकी है वो है कि ये ABCDEF ऐसे अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं है। अब अगला चार्ट देखते हैं, यह भी बार ग्राफ है, परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स टू कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन 2010 टू 2012। तो पहला जो पाई चार्ट है वह केवल 2009 का डेटा देता है। बार ग्राफ हमें 2010 से 2012 में ग्रोथ डेटा देता है। किसका ग्रोथ, कंजम्पशन ग्रोथ। और उस कंजम्पशन में इंपोर्ट कितना परसेंट है वो हमें इस तीसरे बार ग्राफ में मिलता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पाई चार्ट हमें 2009 स्टार्टिंग ईयर का कंजम्पशन ब्रेकअप दे रहा है, पर इन परसेंटेज एक्चुअल वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। जो दूसरा चार्ट है जो बार ग्राफ है वो उस कंजम्पशन का ग्रोथ दिखाता है हर एक प्रोडक्ट में। और यह ध्यान देना है कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, परसेंटेज ग्रोथ है। और इन तीनों सालों में 2010 से 2012 में कंजम्पशन के अंदर इंपोर्ट कितना परसेंट हुआ वह हमें यहाँ पर दिया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का परसेंट नहीं दिया है, बट वो अंडरस्टूड है कि कंजम्पशन से हम यदि इंपोर्ट को हटा दें तो जो बचेगा वो होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और एक पॉइंट यह है कि 2009 में इंपोर्ट का प्रोपोर्शन क्या था वो भी दिया हुआ नहीं है। 2009 का केवल हमारे पास कंजम्पशन डेटा है, हम केवल हमारे पास 2010 से 2012 का ही प्रोडक्शन इंपोर्ट ब्रेकअप अवेलेबल है। तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इन 2010। तो 2010 में सारे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट टोटल कितना हुआ वो हमें जानना है। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कितना हुआ, वैल्यूज तो कहीं कुछ दिए हुए नहीं है। यदि वैल्यू की बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू केवल एक है, वो भी 2009 का है, 1000 यूनिट्स। तो हमें सारे प्रोडक्ट्स का टोटल इंपोर्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये टेबल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऐसे करेंगे, ABCD और हमारा यहाँ पर हो गया E और इधर हो गया F। 2009, तो 2009 का जब अगर हमारे पास ब्रेकअप नहीं होगा तो हम डायरेक्ट 2010 में नहीं जा सकते। और एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर
परसेंटेज ब्रेकअप अलग अलग परसेंट है और हर प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट भी डिफरेंट है। तो आप यदि सोचें कि हम 2009 का टोटल लेकर यहाँ पर कुछ एवरेजिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, हम कर लेंगे, नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं होगा। और यदि उस तरह से कुछ अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, मिस्टेक होने के बहुत हाई चांस है। तो हमें यहाँ पर इसका ब्रेकअप तो लेना ही होगा, पर ब्रेकअप लेना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जो टोटल कंजम्पशन है वो 1000 पे दिया है। तो 1000 में ये आपका हो जाता है 540, बी हो जाता है 290, सी हो जाता है 80, डी हो गया 20, ई हो गया 50 और एफ हो गया 20। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ 2% है तो 2% ऑफ 1000 हो गया 20 यूनिट्स। तो ये हमने बहुत आसानी से कर लिया, अब भी इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है वो 2009 का नहीं है, वो 2010 का है और 2010 का इंपोर्ट चाहिए। अब देखिए 2010 में जब तक हम कंजम्पशन नहीं जानेंगे हम इंपोर्ट कैसे निकालेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंपोर्ट का परसेंटेज कंजम्पशन के ऊपर दिया है और 2010 का कंजम्पशन तभी आएगा जब हमारे पास 2009 का डेटा होगा, इसलिए पहले हमने ये निकाला। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे 2010 में। 2010 का हमारा जो टोटल कंजम्पशन है वो हम इधर निकालेंगे। अब ए जो है वो है 540, किसमें? 2009 में। तो दोस्तों मैं आपको एक एक स्टेप करके धीरे धीरे समझा रहा हूं, तो इसलिए लग सकता है कि इसमें शायद बहुत टाइम लगेगा, पर जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है उनके लिए ये बहुत इजी है, उसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। मैं एक एक स्टेप करके आपको दिखा रहा हूं। तो 2009 में ए था 540। अब 2010 में ए कितना ग्रो करता है? ए ग्रो कर रहा है बाई 15%। तो 540 का 15% तो आराम से निकाल सकते हैं। 10% होगा 54 और उसका 5% हो जाएगा का 27। तो 54 और 27 बस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये आप जल्दी से ऐड करिए। ये कितना हो जाता है? इसमें 54 आप जोड़े तो ये हो गया 594 और आप इसमें अगर 27 और ज़्यादा जोड़ देंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा 621। तो ये आपका हो गया 621। अभी बी का स्टार्टिंग वैल्यू था 290। बी कितना ग्रो कर रहा है? 10%। तो बस 290 में हमको 29 ऐड कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 319। सी 80 था और सी कितना ग्रो किया? 5%। तो 5% हुआ 4, ये हो गया 84। डी था 20 जो ग्रो कर रहा है 20%, तो ये आपका हो जाएगा 24। ई था 50 और ई कितना ग्रो किया? 10%, तो ये ऐड करिए, ये आपका हो गया 55। एफ था 20, एफ ग्रो किया है 15%, तो 15% हो जाएगा 3, ये आपका हो गया 23। ओके, तो ये अभी हमारा टोटल है। ये सबको ऐड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको इसका टोटल से कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर लेना है इसका इंपोर्ट। तो अभी इंपोर्ट निकालते हैं आराम से। अभी 2010 में ए का कितना इंपोर्ट था? 25%। तो 25% ये 621 को आप मान लीजिए 620 और इसका 25% आप करेंगे तो आपका मिल जाएगा 155। अब यहाँ पर अगला है 319, जिसको आप ले लीजिए 320 और इसका आपको 50% करना है, इसको कर दीजिए 160। नेक्स्ट है सी का 84। सी का कितना इंपोर्ट है? 50%। तो बहुत इजी है, इसको कर दीजिए 42। डी का जो है यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्ट है ही नहीं, सब कुछ प्रोडक्शन से चल रहा है, तो ये तो बस इजी है, 0 हो गया। ई जो 55 है इसका इंपोर्ट है 5%, तो अभी 5% कितना होगा? 2.75, जिसको हम 3 मान लेते हैं। एफ का कोई इंपोर्ट है? कोई इंपोर्ट ही नहीं है, तो ये हो गया 0। चलिए अब हमें क्या चाहिए? टोटल इंपोर्ट। तो टोटल करते हैं। ये हमारा आ गया 360। तो हमारा आंसर आ गया सी 360 यूनिट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा तो कैलकुलेटिव है बट ये हाई लेवल का डीआई क्वेश्चन है और ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं खास करके मेंस एग्जाम में। परंतु आप देखिए चूंकि हमने 1000 यूनिट से स्टार्टिंग है हमारा वेरिएबल, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। जिसके यदि परसेंटेज कैलकुलेशन और एडिशन फास्ट हो तो तुरंत ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 360 यूनिट्स। चलिए अभी आगे क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए अभी ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर 2, द इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट सी, the import of product C in 2012 when compared to 2010 is approximately, ऑप्शंस क्या है, रिड्यूस्ड, इंक्रीज। तो हमें वैल्यू में निकालना है कि 2012 में C का जो इंपोर्ट हुआ है वो 2010 के कंपैरिजन में कितना बढ़ा है या कितना घटा है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज है। तो हमें यहाँ डायरेक्टली 2012 में जाना है, लेकिन केवल प्रोडक्ट C लेना है। तो हम केवल अभी सी का ही कैलकुलेशन करेंगे और इसी टेबल को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे 2011 और ये हमारा हो गया 2012। ठीक है, अभी सी का जो टोटल है 2010 में देखिए कितना है, 84 है, और 2011 में सी में ग्रोथ कितना हुआ है, 10% ग्रोथ हुआ है। तो 84% में 10% यहाँ पर यदि ग्रोथ होगा तो हम कितना ऐड करेंगे, 8.4 ऐड करेंगे। 8.4 यदि हम ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 92.4। ये जो है ये टोटल है, टोटल मतलब यहाँ पर कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, 92.4। ये 92.4 को हम सीधे 2012 में लेकर जाएंगे, जो 2012 में कितना इंक्रीज हुआ है सी, फिर 5% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो 5% जो है वो लगभग समझिए 9.2 का हाफ एक 4.6 ले सकते हैं, तो तकरीबन ये 4.6 लिए तो 97 हो जाता है, 97। और इसमें से आपका इंपोर्ट जो है वो कितना है, वो कैसे समझे, वो यहाँ पर देखेंगे। सी का जो हमारा इंपोर्ट है किस ईयर में, 2012 में। 2012 में इसका जो इंपोर्ट है वो कितना परसेंट है, 30% है। अब आप इसका 30% यदि करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, लगभग समझिए आप 100 इसको पकड़ें तो 30% होता है 30, आप इसको करीबन ये ले लेंगे 29। ठीक है, तो 2010 में इसका जो इंपोर्ट है वो था 42 और 2012 में इसका इंपोर्ट हो गया 29। अब इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 13 इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, कम हुआ है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, रिड्यूस्ड बाई 13 यूनिट्स। समझे, 42 माइनस 29, 42 से जो 29 हो गया वो आपका हो गया कितना, 13 यूनिट्स, वो है डिक्रीज। तो ये भी आराम से कैलकुलेट हो गया। हम आपको यहाँ पर धीरे धीरे समझा रहे हैं एक एक स्टेप, तो इसमें लगेगा कि हाँ टाइम टेकिंग है, पर टाइम टेकिंग नहीं है, केवल इसमें अच्छा परसेंटेज और एडिशन सब्ट्रैक्शन का स्किल चाहिए, उतना हुआ तो आराम से कैलकुलेट होता है। चलिए अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बी इन 2011। पूछ रहे हैं कि 2011 में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बी का कितना था। ठीक है, तो बी का हमारे पास 2010 का डेटा तो है ही, यहाँ पर ये हमारा 2011 और ये 2012। 2010 में बी का जो टोटल कंजम्पशन था वो था 319। इससे हमें 2011 का कंजम्पशन मिल जाएगा। तो 2011 में बी कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। इसका आप 10% बढ़ाएंगे, करीबन बढ़ेगा 32। तो 32 आप अगर बढ़ाते हैं तो 350 आपको मिल जाएगा। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं 350। ठीक है, अच्छा अभी इसमें बी का देखिए इंपोर्ट कितना परसेंटेज है 2011 में। 2011 में बी का इंपोर्ट है 45%। तो इंपोर्ट अगर 45% है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना 55% हुआ होगा। तो हमें बस 350 का 55% लेना है। 55% कैसे लेना लेंगे, बहुत इजी वे में है। देखिए 350 का जो 50% होगा, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। पहले 50% लीजिए, जो होगा 175। 50% अगर 175 है तो 5% क्या होगा 17.5। बस आप इसको ऐड करिए 192.5। तो आपका नियरेस्ट वैल्यू क्या आ गया, अप्रोक्सीमेट 190। देखिए सब अप्रोक्सीमेट लेना है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ऐसा कह रहा है हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है। तो वो हमें मिल गया यहाँ पर 190 नियरेस्ट वैल्यू। तो ये भी आसानी से कैलकुलेट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट ए इन द डोमेस्टिक
टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन इन 2012। देखिए डोमेस्टिक वर्ड तो है लेकिन ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ही हमें लेना है 2012 का। तो 2012 में अब हमको ये टोटल जो डेटा है ये निकालना होगा। अच्छा, ए में 2010 का टोटल है 621, तो 2011 का ए कितना बढ़ा है 10%। तो अभी हम इसे यदि 2011 पर लाएं 10% बढ़ाएं तो 62 हो जाएगा, 683। 10% इसे बढ़ा दिया, चलिए। अच्छा, अभी इसको 2012 पर लेकर जाना है तो कितना बढ़ाना होगा 15%। अभी 683 को 15% बढ़ाएंगे तो 10% होगा 68, उसका हाफ हो जाएगा 34। 68 और 34 मिलाकर हो जाएगा 102, तो इसे 102 बढ़ाएं तो ये हो जाता है 785। तो हमें ए का टोटल मिल गया। अच्छा, बी का 2010 का टोटल जो है वो है 106, बी का तो 2011 टोटल हमारे पास है 350, और इसे 2012 में लेके जाना है तो 15% बढ़ाना होगा, तो 10% हुआ 35 और उसका हाफ हो गया 17.5, कुल मिलाकर हो गए 52। इसमें 52 बढ़ा दें तो ये हमारा हो जाएगा 402। अभी जो डी है, डी हमारा 2011 में बढ़ा है 15%, 2010 में था 24 को 15% लें तो 2.4 और उसका हाफ 1.2 यानी कि 3.6, इसको इंक्रीज किए तो हो जाता है 27.6। अच्छा, अभी इस 27.6 को हम 2012 में आगे बढ़ाएंगे तो ये 10% बढ़ाएंगे। चलिए 2.7 का हम 2.4 ही ले लेंगे तो इसको हम कर देंगे 30। अभी ई को 55 से हमें 2011 में लाना है तो 5% बढ़ाना है, 2.75, 3 बढ़ा देते हैं 58 कर देते हैं, और 10% और यहाँ बढ़ाएंगे 5.8, 6 बढ़ा देंगे 64 हो जाएगा। यहाँ पर एफ जो है 2011 में बढ़ा है 15%, तो 2.3 10% और उसका हाफ 1.1 यानी कि 3.4, तो 26.4, और उसको और 10% बढ़ाएंगे 2.6 करेंगे तो 28 का हो जाएगा ये 29। अब इस 2012 के टोटल में ए का प्रोपोर्शन कितना है वो हमें निकालना होगा। तो ये आपका हो गया 7 7 14 4 18 एंड 9 27 2 2 4 16 13 9 22 22 28 30 3 4 7 7 7 14 1407। अब हमें क्या करना है यहाँ पर 785 डिवाइडेड बाई 1407 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1407 जो है इसको हम सेफली 1400 मान लेंगे, और 1400 से हम कट करेंगे तो ये आएगा 14 इंटू 5 70 और बचा 85, 14 इंटू 6 84, तो ये हो गया आपका 56%। चलिए 56% हमें आंसर मिल गया। तो ये भी सिर्फ केवल बस परसेंटेज कैलकुलेशन ही करना है आपको, केवल प्रैक्टिस करना है इसे हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए, परसेंटेज निकालना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, बस इतना ही है। आगे के क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए 5th, व्हाट इज द सम ऑफ, कुछ टोटल करना है यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डी एंड ई इन 2011। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, डोमेस्टिक कंजम्पशन था इसलिए हमने टोटल के ऊपर वर्क किया था, पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ कह रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डी एंड ई इन 2011, तो 2011 का टोटल तो है ही हमारे पास, बस इसमें से अब हम डोमेस्टिक निकाल सकते हैं, किसका, डी और ई का। पर ध्यान रखना है कि यह जो ब्रेकअप है ये केवल इंपोर्ट परसेंटेज दे रहा है, तो हम जल्दीबाजी में इंपोर्ट का परसेंटेज ना ले लें। अभी डी में आते हैं, तो डी में देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, डी में इंपोर्ट कुछ है ही नहीं, तो जो है सब कुछ ही डोमेस्टिक है, तो इसका डोमेस्टिक क्या होगा, वही होगा 27.6। अच्छा, ई में आते हैं, ई में 5% है इंपोर्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाएगा 95%। तो इसका हम 95% निकालने नहीं जाएंगे, हम इसको यहाँ पर इससे 5% माइनस ही कर देंगे, तो इसका 10% है 5.8 और 5% होगा करीबन आपका समझिए 3, तो बच गया आपका 55। तो
तो ये आपका 55 आ गया। अब इस बॉक्स का यदि हम टोटल करें तो ये हमारे पास आ जाता है 82.6। तो 82.6 का नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 80। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था एक बहुत हाई लेवल डीआई क्वेश्चन जिसमें जो देखने में भी डेफिनेटली हाई है ही, क्योंकि इसमें 3 ग्राफ है और काफ़ी कैलकुलेटिव। लेकिन हमने यहाँ पर देखा केवल यदि आप परसेंटेज में क्लियर रहें, 10%, 15%, 20% कैसे निकालते हैं, उसे मेंटली कैसे ऐड कर दें, और ऐसे एक टेबल फॉर्म में यदि आप इस डेटा को प्रेजेंट कर दें, तो आप देखिए पिछले क्वेश्चंस का जो हमारा कैलकुलेशन था वो हमें हर अगले क्वेश्चन में उसने हेल्प किया। ऐसा नहीं कि हर बार हमें फ्रेश से ही कुछ नया कैलकुलेशन करना पड़ा। पहले की क्वेश्चन कैलकुलेशन का हेल्प लेकर उसी डेटा को आगे बढ़ाते हुए हमने आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा टाइम तो दोस्तों लगेगा। ऐसा तो कोई मैजिक नहीं है कि बस हम क्वेश्चन को देखें और एकदम माइंड में तुरंत आंसर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ तो हमें लिखना होगा, कुछ तो हमें कैलकुलेशंस करने होंगे, थोड़ा तो इसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन जितना अपना मिनिमम टाइम मांगता है उतना हमें उसमें देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी तरह 100% ऐसे मेंटली कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम होप करते हैं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस YouTube पर इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और इस एरिया में हम आपको अपने अलग वीडियोस और प्लेलिस्ट्स का भी डिटेल दे रहे हैं, उन्हें भी आप वॉच कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट करके हमें इस वीडियो का फीडबैक दें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। आने वाले किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, हाई लेवल के कौन से टॉपिक्स पर, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, डीआई, वो हमें आप कमेंट करके बताइए, तो हम इसके और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।